हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, जो रासायनिक संयोजन के नियम का जो दूसरा नियम था, स्थिर अनुपात का नियम, उस नियम पर आधारित क्या है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उस यौगिक को बनाने वाले तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो क्या है, हमेशा निश्चित होता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग दो विधि लेंगे और एक रासायनिक यौगिक बन रहा है। उस रासायनिक यौगिक में क्या करेंगे, जो दो एलिमेंट हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों एक्सपेरिमेंट में जो एलिमेंट हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित आ रहा है कि नहीं या सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आएगा इसका ये मतलब है कि वो स्थिर अनुपात के नियम को कंफर्म करता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दो अलग अलग प्रयोगों में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या कि पहला एक्सपेरिमेंट क्या किए, 1.80 ग्राम एक धातु को ऑक्सीजन में जलाने पर 3 ग्राम क्या है धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक, धातु ऑक्साइड बना रहे हैं और ये पहला एक्सपेरिमेंट है एक प्रकार का, ये एक मेथड यूज किए। अब उसी धातु का क्या कर रहे हैं, 1.50 ग्राम ले रहे हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में और स्टीम के साथ गर्म करते हैं तो 2.50 ग्राम धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो दो अलग अलग मेथड से क्या है हम उसी यौगिक को प्राप्त किए, धातु ऑक्साइड, यहाँ भी धातु ऑक्साइड को प्राप्त किए। अब इस नियम के अनुसार क्या है, जो धातु ऑक्साइड है दोनों मेथड में क्या है, धातु ऑक्साइड में धातु और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो क्या है, सेम आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। जैसे H2O में क्या होता है, 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। चाहे वो पानी आप लैब में बनाएं, चाहे वो किसी कुएं का हो, तालाब का हो, नदी का हो, समुद्र का हो, तो क्या है वहां पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, 1:8 ही प्राप्त होगा। वैसे ही यहाँ पे दो मेथड यूज किए और धातु ऑक्साइड प्राप्त किए और धातु ऑक्साइड में क्या है, धातु और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे। अगर सेम आता है तो क्या है, स्थिर अनुपात का नियम या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमानों का क्या है, हम अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, पहला मेथड में देखेंगे कि धातु का क्या द्रव्यमान है और उसके बाद ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान है। तो सबसे पहले देखते हैं धातु का कितना द्रव्यमान दिया है। पहले मेथड में धातु का द्रव्यमान कितना है, 1.80 ग्राम। ठीक, और क्या दिया है, धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान दिया है। धातु ऑक्साइड ये क्या है, रासायनिक यौगिक प्राप्त हुआ, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 3.00 ग्राम। ठीक, अब दो एलिमेंट है, एक तो धातु है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात है और धातु का द्रव्यमान ज्ञात है। इससे क्या है, हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान, धातु ऑक्साइड
धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस धातु का द्रव्यमान, धातु का द्रव्यमान। तो कितना है धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान? 3.00 ग्राम, और धातु का द्रव्यमान कितना है? 1.80 ग्राम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ गया 1.20 ग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया 1.20 ग्राम। ठीक, तो हमने क्या है, धातु का द्रव्यमान ज्ञात है 1.80 ग्राम, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल लिए कितना? 1.20 ग्राम। अब क्या अनुपात निकाल लेंगे, धातु ऑक्साइड है तो धातु ऑक्साइड मतलब क्या है, ये क्या है, रासायनिक यौगिक है। धातु ऑक्साइड में धातु और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? धातु और ऑक्सीजन का अनुपात, धातु और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो धातु का कितना दिया है? 1.80 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना अनुपात आया? 1.20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया? 18/12, मतलब कितना आ गया? 6 से डिवाइड कर देंगे तो धातु और ऑक्सीजन का कितना आ गया अनुपात? यहाँ पे 3:2। ठीक, तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया कि जो रासायनिक यौगिक धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसको बनाने वाले जो तत्व है धातु और ऑक्सीजन, उसमें धातु और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया है? 3:2। ठीक, तो पहले मेथड से जो धातु ऑक्साइड मिला उसमें धातु और ऑक्सीजन का अनुपात आया 3:2। अब देखेंगे दूसरे मेथड में जब हम उसी यौगिक को प्राप्त करते हैं। ठीक, स्थिर अनुपात का नियम यही है कि आप किसी यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसको बनाने वाले जो कंपोनेंट हैं, उसको बनाने वाले जो तत्व हैं, उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या है? निश्चित होता है। तो पहले मेथड में हमने देखा कि जो रासायनिक यौगिक है धातु ऑक्साइड, उसको धातु और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया है, और उनके द्रव्यमान का अनुपात कितना आया? 3:2। अब देख लेते हैं कि जो दूसरे मेथड से हमने धातु ऑक्साइड को प्राप्त किया है उसमें धातु और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे मेथड में। ठीक, तो बस यहाँ क्या है, फिगर को चेंज कर देंगे और दूसरा मेथड क्या है, बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा मेथड, यहाँ पे क्या है, धातु कितना ग्राम दिया है, इसका धातु का मास या द्रव्यमान कितना है? 1.50 ग्राम, और धातु ऑक्साइड का जो द्रव्यमान कितना दिया है? 2.50 ग्राम। ठीक, अब इससे क्या है, सेम प्रोसेस करेंगे। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो माइनस कर देंगे धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस धातु का द्रव्यमान, फिर ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो 2.50 ग्राम माइनस 1.50 ग्राम, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 ग्राम, 1.00 ग्राम। अब क्या है, हम दूसरे मेथड में धातु और ऑक्सीजन का क्या है, अनुपात निकाल लेंगे। धातु और ऑक्सीजन का क्या है, अनुपात निकाल लेंगे। धातु का कितना ग्राम दिया है? मास 1.50, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आया? 1.00 ग्राम।
अब यहाँ से क्या है, निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आया 3/2, मतलब कितना अनुपात आ गया, 3:2। ठीक, तो हमने दो मेथड से क्या है, किसी रासायनिक यौगिक को प्राप्त किया, यहाँ पे धातु ऑक्साइड को प्राप्त किया। पहले मेथड में अलग अलग वेट लिया, मास अलग अलग लिया, फिर दूसरे मेथड में अलग मास लिया। ठीक, ये पहले मेथड के धातु का मास 1.80 था और ऑक्साइड का मास दिया है 3 ग्राम। यहाँ पे दूसरे मेथड में 1.50 ग्राम था धातु का मास और 2.50 ग्राम था धातु ऑक्साइड का मास। फिर दोनों मेथड में ऑक्सीजन का हम लोग मास निकाल लिए और ये क्या है, रेशियो निकाल लिए। तो दोनों मेथड में क्या है, जो मेटल है और ऑक्सीजन है दोनों का रेशियो कितना आया, सेम आया। इससे क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, कंफर्म होता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शुद्ध जल यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है, हमेशा 1:8 होता है। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान। यदि आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी जाए तो उसे पूरी तरह से पानी में बदलने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल क्या है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा कितना होता है, 1:8। इसका क्या मतलब है कि हमेशा क्या है, अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम है, अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो हमेशा इससे ऑक्सीजन का 8 ग्राम क्या है, जुड़ेगा। ठीक, 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम लेंगे पानी बनाने के लिए तो उसके साथ क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हम लेंगे तो हमको उसे पानी में बदलने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। बहुत इजी है, 1 ग्राम के लिए 8, तो 3 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा। मान लो हम लोग इसको ऐसे ही कर देते हैं, ये क्या है 1 × 3 कर दिए हैं मान के चलिए, तो ऑक्सीजन कितना लग जाएगा यहाँ पे 8 × 3, मतलब ये 24 ग्राम क्या है आंसर आएगा। लेकिन इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो स्थिर है हमेशा क्या रहता है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहता है, 1:8। चाहे किसी भी मेथड से आप पानी बनाएं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 रहेगा, 1:8 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का क्या है 1 ग्राम है और ऑक्सीजन का 8 ग्राम है। तो अगर अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगर हाइड्रोजन कितना लेंगे हम 3 ग्राम लेंगे, तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का x ग्राम लग रहा है, x ग्राम की आवश्यकता है। तो इसको यहां लिख देते हैं, हाइड्रोजन मान लो 3 ग्राम ले लिए और ऑक्सीजन क्या है x ग्राम लग रहे हैं। रेशियो फिक्स है हमेशा 1/8। ठीक, तो अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x = 24 ग्राम। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो एक निश्चित है 1:8 होता है। तो 3 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उस 3 ग्राम हाइड्रोजन को पूरी तरह से पानी में बदलने के लिए। तो ये आंसर क्या आ गया 24 ग्राम।
ये क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो कि स्थिर अनुपात के नियम में पूछता है। ठीक, अब क्या है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जहां इनके द्रव्यमान का अनुपात कितना रहता है, 3:8 रहता है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना रहता है, 3:8 रहता है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 6 ग्राम कार्बन है और उसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो पहला क्वेश्चन है कि कितने ग्राम CO2 बनेगा, और दूसरा है कि कौन सा एलिमेंट है वो लास्ट में क्या है बच जाएगा और कितना बचेगा। तो हमारे पास क्या है कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे कि CO2 में क्या है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 3:8 है। इसका क्या मतलब है कि जब भी CO2 बनाएंगे किसी भी विधि में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 होगा। मतलब अगर 3 ग्राम कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 8 ग्राम लगेगा, और CO2 बनेगा। ठीक, इसको अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। अगर ये 6 ग्राम लेंगे तो ये 16 ग्राम लगेगा, अगर ये 9 ग्राम लेंगे तो क्या है, ये 24 ग्राम लगेगा। इस टाइप से क्या है, ये रेशियो फिक्स रहेगा और उसी अंतर में क्या है बढ़ते जाएगा। तो एक मेथड से क्या किए हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, इतना फिक्स है कि अगर कार्बन 3 ग्राम लग रहा है तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा 8 ग्राम लगेगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगर 6 ग्राम कार्बन ले रहे हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कितने ग्राम CO2 बनेगी। तो हमारे पास क्या है, 3 ग्राम कार्बन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। ठीक, 3 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 8 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा, 8/3 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो CO2 अगर बनाएंगे तो 8/3 ग्राम क्या है ऑक्सीजन लगेगा। और अगर 6 ग्राम कार्बन लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, 6 ग्राम कार्बन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 8/3 × 6 कितना हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर देने से क्या आ जाएगा, 16 ग्राम। ठीक, तो अगर 6 ग्राम कार्बन यूज करेंगे और उससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी लगेगी, 16 ग्राम। ठीक, तो 6 ग्राम कार्बन के लिए कितना लगेगा, 16 ग्राम। तो अब पूछ रहे हैं कि कौन सा तत्व शेष बच जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, जबकि हमको क्या है 6 ग्राम कार्बन के लिए 16 ग्राम लगा है। ठीक, 6 ग्राम कार्बन के लिए जो ऑक्सीजन का कितना ग्राम लगा, 16 ग्राम, और हमारे पास है 32 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना बच जाएगा। ठीक, शेष ऑक्सीजन का द्रव्यमान, क्वेश्चन में क्या है 32 ग्राम ऑक्सीजन है अपने पास और लग कितना रहा है
6 ग्राम कार्बन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लगा, तो उसको क्या है माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 16 ग्राम। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 ग्राम कार्बन से कितना अब CO2 बन रहा है। तो देख लेते हैं, 6 ग्राम टोटल कितना CO2 बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, CO2 कितना बनेगा, CO2 की मात्रा कितनी बन गई। कार्बन क्या है, 6 ग्राम है कार्बन, 6 ग्राम कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन कितना लगा 16 ग्राम। 6 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है 16 ग्राम। ठीक, 16 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, तो टोटल CO2 कितना बन जाएगा 22 ग्राम। 16 प्लस 6 ग्राम, 22 ग्राम कितना लग गया, कितना बन गया यहाँ पे CO2 बन गया 22 ग्राम। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कितने ग्राम CO2 बनेगा, तो 6 ग्राम कार्बन से 22 ग्राम यहाँ पे क्या है CO2 बन रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्या पूछा था, कौन सा तत्व क्या है बच जाएगा, तो चूंकि क्या है 6 ग्राम कार्बन के लिए केवल 16 ग्राम लगा ऑक्सीजन, तो क्या बच गया, शेष क्या है ऑक्सीजन ही बच गया। तो शेष कौन सा बच जाएगा, शेष जो तत्व है जो बच जाएगा वो क्या है ऑक्सीजन है, और कितना बच जाएगा ये 16 ग्राम। तो ये आंसर आ गया कि CO2 बनेगा 22 ग्राम, और जो लास्ट में जो तत्व है वो ऑक्सीजन बच जाएगा, जो क्या है अनरिएक्टेड है या शेष बच गया है, कितना है 16 ग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है, देख लेते हैं। अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो कितना है 14:3 है। ठीक, यदि लैब में क्या है 28 ग्राम नाइट्रोजन को पर्याप्त हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाए तो बनने वाले अमोनिया का कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो पहले क्या है फिक्स रेशियो दे दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिक्स रेशियो क्या दिया है कि अमोनिया में हमेशा NH3 में क्या है हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना दिया है, हमेशा क्या रहेगा 14:3 रहेगा। चाहे अमोनिया किसी भी मेथड से बनाए, लैब में अमोनिया क्या है, अमोनिया बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, तो अगर हम लैब में अमोनिया बना रहे हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना रहेगा 14:3। मतलब अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो अमोनिया बनाने के लिए हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन ले, इसको डबल कर देंगे, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन ले तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, तो अगर रेशियो से ही निकाल लेंगे तो इसका डबल कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 ग्राम क्या है हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको क्या है अगर शब्दों के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि चूंकि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस से कितना ग्राम 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस जुड़ता है या 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। आवश्यक हाइड्रोजन गैस कितना है 3 ग्राम, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना लग जाएगा, ठीक 3/14 ग्राम। तो क्या है 28 ग्राम के लिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन लग जाएगा
6 ग्राम। ठीक, इसको हम लोग क्या है ओरली निकाल लिए हैं कि 28 ग्राम लगेगा। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है। इसको क्या है हम लोग निकाल लिए यहाँ पे कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस यूज कर रहे हैं तो अमोनिया बनाने के लिए आवश्यक जो हाइड्रोजन गैस की मात्रा है वो 6 ग्राम लगेगी। तो क्वेश्चन क्या है कि बनने वाले अमोनिया का कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो जब भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि जितने जितने तत्व का द्रव्यमान लिए हैं उतना ही यौगिक का द्रव्यमान आएगा। यहाँ पे क्या है कुल द्रव्यमान किसका निकालना है, कुल द्रव्यमान किसका, अमोनिया का। अमोनिया का कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, तो दिया है 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम क्या है नाइट्रोजन लगा और 6 ग्राम क्या है ऑक्सीजन लगा, 6 ग्राम ऑक्सीजन लगा है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 ग्राम, 34 ग्राम क्या है यहाँ पे टोटल क्या है अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन इजी है सब, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब इजी हैं। और भी अलग टाइप के क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्या है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब हम जो तीसरा नियम है उस पर बेस्ड क्या है न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगली क्लास में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।